जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस विज्ञान भारती का चैप्टर नंबर 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है, पुनः प्राप्त न होने वाले अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, पुनः ऐसा कौन सा अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यानी एक बार जलाने के बाद वो पुनः उसी फॉर्म में हम उसको दोबारा उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। पहला ऑप्शन है पवन का ऊर्जा, दूसरा है बहते हुए जल की ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा या चौथा है कोयले की ऊर्जा। तो पवन की ऊर्जा एक बार इस्तेमाल होती है, फिर से पवन बहती है, यानी इसको इस्तेमाल हम दोबारा पुनः कर सकते हैं। बहते हुए जल की ऊर्जा को हम पुनः कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम पुनः कर सकते हैं। लेकिन कोयले की ऊर्जा को एक बार हम कोयला जला दिए तो उसको दोबारा उसी कोयले से हम दोबारा फिर से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कोयले की ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जो दोस्तों पुनः प्राप्त होते हैं उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। जो पुनः प्राप्त नहीं होते उनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पुनः प्राप्त होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, कोयला है कि पेट्रोलियम है कि ज्वार भाटा की ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोयला की, तो कोयला एक बार जलाने के बाद ख़त्म हो जाता है, नहीं मिलता है। पेट्रोलियम, एक बार हमने पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया फिर पुनः उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक गैस का एक बार इस्तेमाल कर लिया, चूल्हे पे गैस पे खाना बना लिया तो फिर से हमें नया सिलेंडर बनाना पड़ता है, उसी गैस को हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए आपका बचा सिर्फ एक ऑप्शन, वो है सा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। और ज्वार भाटा किसके कारण आता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ज्वार भाटा आने का कारण दोस्तों होता है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है आपका, ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से आता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। ध्यान में रखेंगे, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जो दोस्तों सौर ऊर्जा है उसको हम सीधे किस तरीके से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। पहला है सौर भट्टी द्वारा, दूसरा है सौर सेल द्वारा, तीसरा है सौर कुकर द्वारा या चौथा है सौर जल उष्मक द्वारा है। तो दोस्तों, जो सौर ऊर्जा है उसको हम सीधे किस रूप में, अगर हमको विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है तो आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अच्छा ऊर्जा है वो है सौर सेल द्वारा, यानी कि सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इज़ द राइट आंसर। सौर सेल द्वारा हम जो सौर ऊर्जा होता है उसको सीधे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। पवन चक्की में हम किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पहला है सौर ऊर्जा का, दूसरा है वायु ऊर्जा का, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा का या चौथा है जल ऊर्जा का। तो पवन चक्की चलने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है, यानी वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए पवन चक्की को चलाने के लिए किस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं वायु की ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। पहला कथन दे रखा है, सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। बिल्कुल सही बात है, सूर्य हमारा एक तारा होता है और जितनी भी प्रकार की ऊर्जा उसका मुख्य स्रोत क्या कहलाता है, सूर्य कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, पृथ्वी मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। बात भी बिल्कुल सही है, जो मिट्टी का तेल है और जो डीजल होते हैं हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा नहीं प्राप्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। सौर सेल द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, इसलिए बात गलत हो जाती है। अगला प्रश्न है, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी बांध द्वारा बनाया जाता है उसमें जो जलाशय में क्या ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, विद्युत जो है ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा विद्युत है वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसमें बिल्कुल भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल सही, जो नियंत्रित अगर नाभिकीय विखंडन कराते हैं तो मुक्त ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
जो यूरेनियम के कण होते हैं उस पर हम न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी कराते हैं तो उससे हमें नाभिकीय विखंडन होता है। उसके फलस्वरूप हम जो नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, खाली स्थान और कोयला है। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं कौन से होते हैं दोस्तों? वो हमारे पेट्रोलियम और कोयला होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। बायोगैस से मुख्यतः खालिस्तान का मिश्रण है। तो जो बायोगैस होता है दोस्तों, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। अगला है, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत है। तो जल विद्युत संयंत्र में जल ही मुख्य स्रोत कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अन्य 3 में से भिन्न हैं। जिन भिन्न पद को पहचान करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। तो दोस्तों यहाँ पे डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल ये सब क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। जबकि सूर्य हमारा क्या है? एक सौर ऊर्जा का ईंधन है। यानी सूर्य आपका तारा है, इसलिए इसमें सूर्य आपका अलग हो जाएगा। सूर्य को छाँट के अलग लीजिएगा। पहले में निकल गया क्या? हमारा सूर्य है। दूसरा है वायु, जल, बायोगैस, कोयला। वायु है, जल है, बायोगैस है और कोयला है। तो ये सब हमारे क्या है दोस्तों? जीवाश्मी ईंधन है। जबकि जल हमारा है इसमें से सबसे डिफरेंट है, इसलिए यहाँ से जल निकाल लेंगे। सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश, सौर जलउष्मक। सोलर कुकर, सौर सेल और सौर उष्मक ये क्या है? ये प्रकाश से चलने वाले स्रोत हैं, इसलिए प्रकाश को अलग निकाल लेंगे। ये प्रकाश इसमें सबसे डिफरेंट है। ईंधन, अनाज, फल, सब्जियाँ। ईंधन, अनाज और फल, सब्जियाँ ये सब एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं, जबकि ईंधन अपना अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ से ईंधन निकल गया, यहाँ से आपका जल निकल गया, यहाँ से आपका सूर्य, यहाँ पे से आपका प्रकाश अलग करके छाट लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, स्तंभ का स्तंभ खा से दिए गए शब्दों से मिलान करना है। स्तंभ का की बात करते हैं तो पेट्रोल की अगर बात करते हैं तो पेट्रोल के अंतर्गत आपका क्या आता है? पेट्रोल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? स्कूटर में, जिसके मोटर चलाने में किया जाता है। कोयला अगर बात करते हैं तो कोयला एक तापीय विद्युत घर होता है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। तापीय विद्युत घर में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। जलाशय पर बांध का जल विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जलाशय बांध पर। डीजल का इस्तेमाल हम बसों में करते हैं और वायु का पवन चक्की चलाने में किया जाता है। इस प्रकार से इसका मैच करा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उत्तर आपको सबको पता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य हमारा एक क्या है? तारा है। ठीक है। सोलर सेल का क्या उपयोग है? इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया था। जो सोलर सेल होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं? प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए, रेडियो चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए या जल पंप चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर गा है, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतुओं एवं पौधे दब गए। मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियाँ ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो कभी भी लाखों करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का उथल पुथल हुआ था, उसके फलस्वरूप क्या हुआ था? भौगोलिक उथल पुथल हुआ था। और भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए ना, उनके मृत जीव जंतु वनस्पतियाँ जो थी उष्मा द्वारा और दाब द्वारा उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होकर के किसके रूप में परिवर्तित हो गई? पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी को हम पेट्रोलियम बनना कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? जो सौर ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव होता है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उसमें लिखेंगे, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सौर कुकर में, सौर सेल में, सौर जल उष्मक में तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी या किसी रूप में होता है। तो दोस्तों, जो सौर ऊष्मा होता है उसका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? जैसे कि आपका है वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर में, सौर सेल में, सौर जल उष्मक में या सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता ही है।
अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका क्या उपयोग, इसके बारे में लिखना है। तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है और इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं। जो वर्तमान की बात करते हैं तो जो जीवाश्मी जो ईंधन है, पेट्रोलियम जो ईंधन है, वो हमारे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए हमें द्रव पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि डीजल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो दोस्तों आपने देखा, जो भी चीज़ें थी हमें, ये हमारे जितनी भी संसाधन है उसको इस्तेमाल हम जीवाश्मी ईंधन से करते हैं, इसलिए जो प्रेजेंट टाइम में जो ईंधन जीवाश्मी ईंधन है वो सबसे प्रमुख स्रोत माना जा रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर अगला है, ऊर्जा संकट क्या है, आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम अपने ईंधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, संसाधनों का जो प्राकृतिक संसाधन उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे चल के भविष्य में इसकी संकट भी आ रही है। तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा व्यय का 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो ये स्रोत एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से आपका संकट उत्पन्न हो जाएगी। अब हमको ध्यान में रखना है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, घर में विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि का आवश्यकता ना होने पर बंद रखिए। सबसे पहले पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है, घर का अगर विद्युत जो भी विद्युत उपकरण है, पंखे हैं, बल्ब हैं, हीटर है आदि अगर उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसको बंद रखना है। सेकंड पॉइंट है, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो सके जो भोज्य पदार्थ पकाने हो या भोज्य पदार्थों को सुखाने की आवश्यकता हो, पानी को गर्म करना हो, इसके लिए हम सौर ऊर्जा का ही इस्तेमाल करें। थर्ड पॉइंट है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है, ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए तथा ईंधन की सफाई करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। दोस्तों कौन से सीमित ऊर्जा हैं और कौन से असीमित ऊर्जा हैं, उनके तीन उदाहरण लिखना है। तो सीमित ऊर्जा के अंतर्गत आप देखते हैं, हमारा कोयला सीमित है, ख़त्म हो जाना है कभी ना कभी। पेट्रोलियम हमारा सीमित है, कभी ना कभी ये भी ख़त्म हो जाना है। प्राकृतिक गैस ये भी सीमित है, लिमिटेड है, ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे 3 उदाहरण हो गए, पेट्रोलियम हो गया आपका, प्राकृतिक गैस हो गया और कोयला हो गया। असीमित ऊर्जा की बात करते हैं तो जल आपका है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। वायु कभी ना ख़त्म होने वाला है। बायोगैस कभी ना ख़त्म होने वाला है। सौर ऊर्जा कभी ना ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, जल, पवन, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा। तो दोस्तों जल है, पवन है, जैव गैस तथा सूर्य ऊर्जा है, ये ऊर्जा कभी भी वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ऊर्जा के उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। उत्तर में लिखेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के उन स्रोतों के नाम हैं जिनके वायुमंडल प्रदूषित होता है। प्रश्न नंबर 9 है, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आप बना लीजिएगा अपनी पुस्तक से, गोबर गैस प्लांट का, और इसका इस प्रकार से हम लोग वर्णन कर लेते हैं। जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इसका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गैसों में संचालित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है।
इसमें इस चित्र में दिखाया गया है इसमें चित्र में देखते हैं तो मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर के पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस के नाम से जानते हैं। तो ये पहले क्या करता है, हमें जो गोबर गैस होता है पानी के साथ मिला करके जो हमारा टैंक होता है मिक्सी टैंक में, उसमें मिला करके उसको हम पाचक टैंक में डालते हैं। पाचक टैंक में डालने के फलस्वरूप हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त एक गैस उत्पन्न होती है, जिसको हम जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित युक्त जो गैस होती है उसे को हम कहते हैं गोबर गैस या बायो गैस कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। जो सोलर कुकर होता है उसका संरचना लिखना है और उसका उपयोग कहाँ पे होता है इसके बारे में भी लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होता है दोस्तों, उसको हम सौर ऊर्जा को एकत्रित करके भोजन पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवार पर पड़ती है। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स पर की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटे के अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और सफाई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल चपाती नहीं बन सकती है और सफाई नहीं हो सकती है, इसके अलावा सब कुछ कार्य किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए। दोस्तों जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए अधिक मात्रा में, इसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का न्यायसंगत उपयोग किया जाना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार में समझाइए। उत्तर में लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, अपनाने चाहिए। पहला है ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक होता है। तो क्या करना है, ऊर्जा कैसे अपव्यय करना है, ऊर्जा बचत कैसे करनी, इन सब आदतों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ऊर्जा बचत में सहायक होंगे। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग यदा कदा ही उपयुक्त होता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उनका हम यदा कदा उपयोग ही करें, यानी कभी कभार उसका उपयोग करें, इससे ऊर्जा संरक्षण हो सकता है। अगला पॉइंट है घर में विद्युत उपकरण जैसे कि पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में, पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है सोलर कुकर में भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सोलर कुकर में भोजन पकाते हैं तो जो हमारे उसके पोषक तत्व होते हैं भोजन के, जो सब्जियों के, वो हमें सुरक्षित भी रहते हैं। पॉइंट नंबर अगला है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़कों पर करना चाहिए। अगला पॉइंट है भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का प्रयोग करना चाहिए। जब भी अगर अधिक खाना बना रहे हो, अगर मिट्टी तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छे किस्म का स्टोव का प्रयोग करें। आसपास के स्थलों के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग, अगर आसपास किसी स्थानों पे जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे पेट्रोल और डीजल के वाहनों का प्रयोग ना करें। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के साथ स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी, बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करनी चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होती है। अगर यदि व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर आप क्या करें, यात्रा में रेलगाड़ी, बस या सार्वजनिक जो वाहन है उसका इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी। प्रश्न नंबर 13 है बायोगैस किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सी
टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं। तो दोस्तों बायोगैस हमारा क्या होता है, ये तो पहली बात तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। इसको हम कैसे बनाते हैं, एक जो मिक्सी टैंक होता है इसमें गोबर और पानी को मिक्स करके डाल देते हैं, उसके बाद इसको उठा करके पाचक टैंक में पहुंचाया जाता है। पाचक टैंक में जो गैस का निर्माण होता है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, इसी गैस को हम बोलते हैं बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।